जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इन सब से पहले हम देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का मकसद क्या है। आइए ज़रा समझिए। अगर आप फोकस करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, एक मर्तबा एक क्लास में टीचर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस दौरान एक बच्चा जिसका नाम यासिर था, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, टीचर साहब के पास आया और कहने लगा, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल। यानी सर मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। यकीनन उसकी सेहत ठीक नहीं होगी। उस्ताद साहब ने उसको इजाज़त दे दी और वो क्लास से बाहर चला गया। उसके बाकी साथी ये देखकर काफ़ी हैरान हुए, थोड़ा सा परेशान भी थे। उन्होंने उस्ताद साहब से पूछा कि सर, यासिर ने आपसे क्या कहा। अब उस्ताद साहब यासिर की बात उन बच्चों को दो अंदाज में बता सकते हैं। इस बताने को नरेट करना कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि उस्ताद साहब बच्चों को यासिर के मुतालिक क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, अब आप देखिए कि उस्ताद साहब यासिर के मुतालिक नंबर 1 में बता रहे हैं, यासिर सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब आप इस जुमले में गौर कीजिए कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ये इसलिए डायरेक्ट नरेशन है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा ये वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो यासिर के मुंह से निकले और उस्ताद साहब ने हू बहू सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को वो मैसेज बता दिया या कह दिया। इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, यानी एग्जैक्ट अल्फाज को बता देना। दूसरा तरीका ये है, नंबर 2, उस्ताद साहब ने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को बताया कि यासिर सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। यानी यासिर ने मुझे बताया कि वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा। अब देखिए कि मैसेज तो वही है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे उस्ताद साहब ने थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दी और अपने अल्फाज में वो मैसेज कन्वे कर दिया, यानी स्टूडेंट्स को वो बात बता दी थोड़ी सी तब्दीली के साथ। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो ऊपर वाली नरेशन नंबर 1 जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स हों और हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करें, इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और अगर थोड़ी सी तब्दीली के साथ मैसेज कन्वे किया जाए उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो उम्मीद है आपको इस वाक़े के साथ, इस सिचुएशन के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पर्पस समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट नरेशन को जो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या कवानीन पर हमें अमल करना पड़ता है, वो कौन से रूल्स हैं। इसके लिए सबसे पहला रूल जो है डायरेक्ट नरेशन का, वो कहलाता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। यानी हमने प्रोनाउंस को किस तरह तब्दील करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सिर्फ प्रोनाउंस की तब्दीली पे गौर करना है। तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये दो भाई हैं। बड़ा भाई उसका नाम सामी है और छोटे भाई का नाम माजिन है। ठीक है, अब आप इनके मुतालिक सुनिए। सामी यानी बड़ा भाई, सामी सेड टू माजिन, सामी ने माजिन से कहा, आई लाइक योर ऑनेस्टी, मुझे आपकी ईमानदारी पसंद है। अब देखिए कि इस जुमले में दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, यानी ये वाला सामी सेड टू माजिन, और एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इसे भी हम इसका नाम है और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, लेकिन आप इसकी जगह सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना हो तो हम कौन से रूल्स यानी कौन से कवानीन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझिए कि पहले सेंटेंस में
हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो रेड कलर में है, सामी। सामी सेड। सेड टू जो है ये वर्ब है, इसलिए ब्लू कलर में है। और माजिन को हमने ब्लैक कलर दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट एक काम करने वाला है और ऑब्जेक्ट वो काम वसूल कर रहा है। यानी सब्जेक्ट कुछ कह रहा है और माजिन वो बात सुन रहा है। तो जिस पर काम हो, जो वर्ब के बाद आए वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब से पहले आए और जो काम करे उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तो आपको शायद बात समझ में आ गई हो। आइए हम इन्वर्टेड कॉमर्स में देखते हैं, क्या वहाँ पे भी यही सिलसिला है? जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, आई। आई जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है ब्लू कलर में, लाइक। और उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, योर ऑनेस्टी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो योर ऑनेस्टी है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से शिफ्ट करना है, इसको किस तरह चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। उसका तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई या वी या इनकी कोई भी फॉर्म, तो हमने उसको चेंज करना होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आई या वी हो या इनकी कोई भी फॉर्म हो पोजेसिव, तो वो चेंज हो जाते हैं बाहर, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अच्छा, अगर हो सेकंड पर्सन लाइक योर, तो सेकंड पर्सन यू योर की कोई भी फॉर्म आ जाए, पोजेसिव हो या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हो, वो चेंज होते हैं बाहर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और अगर बाहर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर आपके पास चॉइस आ जाती है। अगर सिर्फ ये लिखा है सामी सेड, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर सेकंड पर्सन को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। नीचे आइए, देखिए सेकंड सेंटेंस में सामी अपनी जगह मौजूद है, सामी टोल्ड माजिन। क्योंकि जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी मजबूत होता है, लिहाजा हम इसमें बहुत कम चेंजेस करते हैं। सिर्फ हमने ये देखना है कि यहाँ पे पास्ट टेंस है। जी हाँ, सेट टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो ये कोई ऐसी गलती, कोई मिस्टेक या एरर नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप रख सकते हैं सेट टू। लेकिन टोल्ड कर दें तो बेहतर है। लेकिन याद रखिए कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता। ठीक है, इसके बाद टू नहीं आएगा। सामी टोल्ड माजिन, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, सामी टोल्ड माजिन। अब हम जब इन्वर्टेड कॉमर्स ऊपर से हटाएंगे उसकी जगह हम लिख देंगे दैट। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में दैट इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चूंकि हमने एग्जाम देना है, हमारी सिचुएशन में दैट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि अब दैट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हमने एज ए स्टूडेंट एग्जाम के लिए दैट लाजमी यूज़ करना है। और इसका असूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमर्स हटाएंगे तो दैट आ गया। अब ये देखिए इसके बाद ही कैसे आया। देखिए मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ। चेंज ऑफ प्रोनाउन ये हमारा कानून है आज का, ये असूल हम देखेंगे। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको हमने चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। सामी चूंकि ही है इसलिए आई जो है वो ही बन जाएगा। आपको अब समझ में आ गई? तो ये ही इसलिए आया कि आई जो था वो बाहर सब्जेक्ट के साथ शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ। और हम यहाँ पे अंदर अब नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हमारे पास प्रोनाउन है, तो हमने प्रोनाउन को ही रखना है, हम सामी नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये आई जो है वो ही बन गया। आगे लाइक जो है वो लाइक बन गया। अगर बाहर पास्ट फॉर्म हो तो अंदर भी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, तो हमने यहाँ पे लाइक लगा दिया। ठीक है, अब जो है ये योर जो है ऊपर, ये हिज कैसे बन गया? इसकी वजह ये है, अब आप देखिएगा, योर जो है सेकंड पर्सन है और ये है पोजेसिव। अच्छा, अब सेकंड पर्सन चेंज होता है बाहर ऑब्जेक्ट के साथ। तो बाहर ऑब्जेक्ट क्या है? माजिन। माजिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अंदर के सेकंड पर्सन के साथ चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन चूंकि माजिन भी ही है, तो ये एक तरह से थर्ड पर्सन बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। हमने देखना है कि योर जो है वो किस फॉर्म में आया है। जी हाँ, ये है तो सेकंड पर्सन लेकिन पोजेसिव फॉर्म है, ये ऑनेस्टी से पहले आया है, लिहाजा ये पोजेसिव फॉर्म है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे ही नहीं लिखना, हिम भी नहीं लिखना, बल्कि हमने हिज लिखना है। यानी आएगा तो ये माजिन के साथ चेंज होकर यू जो है योर वो चेंज हो गया माजिन के साथ। लेकिन चूंकि ऊपर
ऊपर पोजेसिव फॉर्म है तो नीचे भी ही की पोजेसिव फॉर्म इस्तेमाल होगी और वो है हिज, और ऑनेस्टी एज इट इज ऊपर से नीचे आ गया। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, लेकिन आप परेशान ना होइए, मजीद हम समझते हैं। देखिए ये प्रोनाउंस का चार्ट है। बगैर प्रोनाउंस के जाने हम कभी भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन नहीं समझ सकते, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए लेफ्ट के ऊपर ये तमाम के तमाम ये प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म्स कहलाती हैं, यानी ये वर्ब से पहले आती हैं और ये काम करने वाले होते हैं। सब्जेक्ट हमेशा सबसे अहम जुज होता है किसी भी जुमले का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप कहते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, इट, वी, दे, ये सब के सब वर्ब से पहले आते हैं और सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। सेकंड जो है लिस्ट वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है। इसको ब्लैक कलर इसलिए दिया कि आप ऑब्जेक्ट का कलर याद रखें। अब ये तमाम के तमाम वर्ब के बाद आते हैं, इनके ऊपर काम होता है, ये खुद से काम नहीं करते। जैसे आप कहते हैं कि ही इज टॉकिंग टू मी, तो ही सब्जेक्ट है, इज टॉकिंग वर्ब, टू मी ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है, ठीक है, वो मैसेज वसूल कर रहा है। तो अब देखिए कि मी ऑब्जेक्ट है, इसी तरह यू भी ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो इनकी लेफ्ट के ऊपर सब्जेक्ट फॉर्म्स हैं, उनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म ये है। ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम है, शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म हर है, इट की ऑब्जेक्ट फॉर्म इट है, वी की अस और दे की देम। तो ये आपने चार्ट अच्छी तरह तैयार करना है। अब हम इनकी पोजेसिव फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। ये एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, कभी भी अकेले नहीं आते। जैसे आप कहते हैं माई बुक, योर बुक, हिज बुक, ठीक है, इनके आगे एक नाउन होना ज़रूरी है, ये अकेले नहीं आते। लेकिन जो आखिरी लिस्ट है ये हमेशा अकेले आते हैं। जैसे आप कहते हैं इट इज़ माइन, अब माइन के आगे बुक या कोई नाउन नहीं आएगा। इट इज़ योर्स, इट इज़ हिज, इट इज़ हर्स, ठीक है। तो ये वाली जो लिस्ट है ये हमेशा अकेले आती है। तो ये हो गए प्रोनाउन चार्ट्स, ये आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आसान भी हो जाएंगे और मुमकिन भी, क्योंकि इनके बगैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होते, मुमकिन नहीं होते। आइए अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, और वो है ही सेड टू मी। देखिए ये दो फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त ने मुझसे क्या कहा, ही सेड टू मी। ही जो है मेरे दोस्त के लिए वो सब्जेक्ट है, सेड टू मी, सेड ये पास्ट फॉर्म आ गई। ही सेड टू मी क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आई विल विजिट यू टुमारो। अब ये आई विल विजिट यू टुमारो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो पार्ट है ये हैं एग्जैक्ट वर्ड्स जो मेरे दोस्त के मुंह से निकले, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूं इनडायरेक्ट नरेशन में, ताकि ये मैसेज जो है एक और तरीके से भी दिया जा सके, कन्वे किया जा सके। जैसा कि ही टोल्ड मी, मसलन मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ कहा, मैं अपनी वालदा को या वालिद साहब को बता रहा हूँ कि ही टोल्ड मी, यहाँ पे ही सेड टू मी भी हो सकता है। अब इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है वर्ब है और मी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दैट कैसे आ गया, जब हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया तो दैट आ गया। ये ही कैसे आ गया, ऊपर तो आई था। अब आप मुझे बताएंगे, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है बाहर सब्जेक्ट से, बाहर का हिस्सा बहुत मजबूत है, उसके वजह से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का हिस्सा मुतासिर होता है या उसमें तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, ठीक है। तो आई जो था वो चेंज हो गया ही के साथ, तो ये बन गया ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट है तो मैं सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, मैं हिम यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता, ना ही मैं हिज यूज़ करूँगा जो कि इसकी पोजेसिव फॉर्म है। तो याद रखिए कि जो इसका स्टेटस है बाहर, ये अगर सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट का स्टेटस वही रहेगा, लेकिन ये ही के साथ चेंज होकर ही बन गया। विल जो है पास में जाके वुड बन गया, ठीक है। और इसके बाद विजिट, विजिट रहा, ये विजिटेड नहीं बना। उसकी वजह यह है कि वुड जो है ये मॉडल वर्ब है। कोई भी मॉडल वर्ब हो, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये पूरी लिस्ट है, 10-12 मॉडल वर्ब्स हैं अमूमन। तो उनके बाद जो भी वर्ब आता है वो बेस फॉर्म में आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में आता है, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर देखिए यू लिखा था, अब ये मी कैसे बन गया, अब आप मुझे बताएंगे। अगर सेकंड पर्सन हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ जो बाहर आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ शिफ्ट होता है, ठीक है, उसके साथ चेंज होता है। अब बाहर चूंकि मी है तो अब ये जो यू है ये भी फर्स्ट पर्सन में तब्दील हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा मी। और ये इसलिए मी बना है
یہ آئی نہیں بنا کیونکہ یہاں پر مجھے آبجیکٹ کی ضرورت ہے. اوپر یو آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے, یو سبجیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اوپر چونکہ یہ آبجیکٹ تھا اس لیے میں نے آبجیکٹ لگایا, لیکن یو جو ہے وہ فرسٹ پرسن بن گیا کیونکہ باہر آبجیکٹ جو ہے بلیک کلر میں یہ فرسٹ پرسن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہو گیا. ٹمارو بن گیا دا نیکسٹ ڈے. یہ کیسے بن گیا؟ یہ کہلاتا ہے ایڈورب, چینج آف ایڈوربس, ٹھیک ہے. یہ ہم اگلے آنے والے لیسن میں کریں گے, آپ ضرور اٹینڈ کیجیے گا. تو یہ ایڈورب کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ اس میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں. ٹمارو نیکسٹ ڈے میں اور یسٹرڈے پریویس ڈے میں تو تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں, زیادہ نہیں, یہ چھوٹی سی لسٹ ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا قانون کہ اس کی ایگزامپل کو آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا. اس کو کہتے ہیں چینج آف پروناؤنس رولز. یہ دیکھیے میں نے یہ نیچے باکس میں آپ کے لیے لکھ دیے ہیں, آپ چیک کر لیجئے. لکھا ہے اس رول میں, اس قاعدے میں, اس قانون میں, ان انورٹڈ کاماز پارٹ, یعنی جو پارٹ انورٹڈ کاماز کے اندر موجود ہے, فرسٹ پرسن چینجز اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ. دیکھیں اگر کوئی بھی فرسٹ پرسن آئے گا, چاہے اس میں 100 یا 1000 بھی فرسٹ پرسن آ جائیں, بالفرض میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں, وہ سب کے سب جا کر باہر سبجیکٹ سے چینج ہوں گے. ایک کی بات نہیں, دو کی بات نہیں, جتنے مرضی آ جائیں, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی انورٹڈ کاماز کے اندر فرسٹ پرسن ہوں گے وہ باہر کے سبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوں گے, اور یہی اصول یہاں پہ لکھا ہے قانون, فرسٹ پرسن چینجز اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ. یہ سبجیکٹ جو ہے یہ باہر والے کی بات ہو رہی ہے جو انورٹڈ کاماز کے باہر ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا رول ہے؟ سیکنڈ پرسن چینجز اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹ. یہ دیکھیے یہ یو جو ہے اوپر مثال میں, یہ سیکنڈ پرسن ہے, چاہے 100,000 آ جائیں سیکنڈ پرسن, وہ سب کے سب باہر آبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوں گے. یہ دیکھیے یہ آبجیکٹ جو می ہے یا کوئی بھی آبجیکٹ آ جائے اس کے ساتھ وہ چینج ہوں گے, ٹھیک ہے. تو باہر جو بھی آبجیکٹ ہوگا, لیکن اگر بالفرض باہر آبجیکٹ دیا ہوا ہی نہیں, جیسے کہ ہی سیڈ اور آگے جملہ شروع ہو گیا انورٹڈ کاماز, تو پھر آپ کی چوائس ہوگی, آپ جو بھی مناسب ہوگا آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن مناسبت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تو یہ اگلے لیسنز میں ہم شیئر کریں گے. تو یہ ہو گیا سیکنڈ رول کہ سیکنڈ پرسن آبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوتا ہے. لیکن اگر تھرڈ پرسن ہو, جیسا ہی شی اٹ, نو چینجز, نو چینج. جیسا کہ اندر جس طرح آئی اور یو استعمال ہوئے انورٹڈ کاماز کے, اگر یہاں پہ ہی یا شی یا اٹ ہوتے, ایون دے بھی تھرڈ پرسن میں شامل ہے پلورل میں, تو ان کو ہم نے چینج نہیں کرنا تھا. کسی بھی صورت میں ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, اور یہ اصول, یہ قانون, یہ رول یہاں پہ دے دیا گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ لیسن ہمارا جو کہ سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ چینج آف ٹینسز کے بارے میں ہوگا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں. ضرور اٹینڈ کیجیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے 2 چینلز ہیں, جیسے کہ ایک اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے اور دوسرا بغیر ٹرانسلیشن کے ہے. اور ہمارا موٹو ہے, یہ ہمارا منشور ہے کہ انگلش لینگویج ان اے سمپل اینڈ اسٹینڈرڈ وے. اگر آپ سادہ الفاظ میں آسان طریقے سے لیکن معیاری انگریزی سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ضرور وزٹ کیجیے, اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, بہت مہربانی. انشاءاللہ جلد ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.